गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम यूजी सेमेस्टर 5 के अंतर्गत डीएससी पेपर 2 में भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका के अधीन सरोजिनी नायडू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन महिलाओं ने अपनी योग्यता, अपनी कार्य से भारतीय इतिहास को सदा ही गौरवान्वित किया है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक कई ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने भारत को या भारतीय इतिहास को काफ़ी अधिक प्रभावित किया, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से क्यों न संबंधित हो, जैसे राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, खेल के मैदान, अंतरिक्ष या किसी अन्य क्षेत्र, विज्ञान आदि में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने कार्यों के द्वारा भारतीय इतिहास को गौरवान्वित किया, भारतीयों को गौरव होने का अवसर प्रदान किया। जब भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ, उस समय भी कई ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा अंग्रेजों को यह अनुभव दिला दिया कि भारत में वीर पुरुषों के साथ साथ वीरांगनाओं की भी कमी नहीं है। 1857 ईस्वी में होने वाली क्रांति में सम्मिलित महिलाएं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, अवंतीबाई, अवंतीबाई आदियों ने अपने कार्यों से अंग्रेजों को यह अनुभव कराया, यह एहसास दिला दिया कि भारत की भूमि वीरांगनाओं से रिक्त नहीं है और उन्हें भारत पर शासन करने के लिए इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी कई ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने अपने योगदान से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। क्रांतिकारी आंदोलन हो या अहिंसावादी आंदोलन, इन महिलाओं ने प्रत्येक पक्ष में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ऐसी ही एक महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कार्यों के द्वारा भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी हैदराबाद में हुआ। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे और इनकी माता वर सुंदरी थी। इनके पिता हैदराबाद में निजाम के महाविद्यालय के प्राचार्य थे। वह बंगाल के प्रमुख विभूतियों में और विज्ञान के आचार्य माने जाते थे। उनकी मां आदर्श महिला थी और साथ ही बंगला में कविता भी लिखा करती थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू का प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में ही हुई। इनके पिता इन्हें वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गईं। वहीं पर वे अंग्रेजी साहित्यकार के कई कवियों, लेखकों और समालोचकों के संपर्क में आई। इन्हीं दिनों इनका संपर्क गोविंद राजुल नायडू से हुआ, जिससे इन्होंने कालांतर में विवाह कर लिया। चूँकि गोविंद नायडू इनके जाति के नहीं थे, वे अलग जात से संबंधित थे, इस कारण इनके विवाह को लेकर काफ़ी उलटफेर देखा गया। इनके परिवार वालों ने प्रारंभ में कुछ विरोध किया, परंतु अंततः उन्होंने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। समाज में भी यह अंतर्जातीय विवाह स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि तत्कालीन समय में अंतर्जातीय विवाह को उतनी मान्यता या उतने उदार दृष्टि से नहीं देखा जाता जैसा कि आज के समय में होता है।
इस कारण इन्हें विवाह के पश्चात कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु ये बिना किसी भय के अपने निर्णय पर अडिग रहीं। कालांतर में इनकी 2 पुत्रियां पद्मजा और लीलमणि तथा 2 पुत्र जयसूर्य एवं रणधीर हुए। कवित्री के रूप में जैसा कि पहले कहा गया, इनके पिता इन्हें वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, परंतु कवि माँ के होने के कारण इनकी रुचि कविता में अधिक थी। इस संबंध में स्वयं उन्होंने ही अपने एक आत्मकथा में लिखा है कि जब वे 11 वर्ष की थी, तब गणित के एक प्रश्न पर वे माथापच्ची कर रही थी। काफ़ी परिश्रम के बाद भी जब गणित का सवाल नहीं सुलझ सका, तो इनके मुंह से अनायास ही कुछ पंक्तियां निकल आईं, जो कविता के रूप में बन पड़ी। सौभाग्य से इस घटित घटना ने उन्हें कवित्री के रूप में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया। उनकी रचनाएं सुंदर और आकर्षक होने लगी थीं। जो भी उन्हें पढ़ता हुए वह उनसे काफ़ी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। उनकी कविताओं में चीज़ सुंदर और नित्य नूतन भावों और कल्पनाओं की व्यक्ति पाई जाती थी। उनकी कविताएं अधिकांश अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हैं। उनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। वी कैन विंक, द बर्ड ऑफ टाइम, गोल्डन थ्रेशोल्ड में उनका काव्य संग्रह है। श्रीमती सरोजिनी नायडू में राष्ट्रीय भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। जल्द ही उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्होंने इन्हें देश सेवा करने की सलाह दी। परिणामस्वरूप वो राजनीतिक कार्यों में भाग लेने लगी। राजनीतिक क्षेत्र में गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना गुरु मानती थी। याद रहे कि महात्मा गांधी भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, जब वे अफ्रीका से लौटकर भारत आए और उन्होंने सारे भारत का दौरा प्रारंभ किया। श्रीमती नायडू गांधी जी के व्यक्तित्व विचारों से काफ़ी अधिक प्रभावित हुई। परिणाम स्वरूप वे कांग्रेस में सम्मिलित हो गई। धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर उनका महत्वपूर्ण स्थान बनता गया। 1918 ईस्वी में वे विश्व महिला मताधिकार परिषद में भाग लेने के लिए जेनेवा गई, जहां उन्होंने भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में प्रभावपूर्ण भाषण दिया, जिसका प्रकाशन यूरोप के सभी प्रसिद्ध अखबारों ने किया। सन 1919 ईस्वी में श्रीमती नायडू पुनः यूरोप की यात्रा पर गई। इन्हीं दिनों भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई, जिससे इनका मन काफ़ी व्यथित हुआ। उन्होंने यूरोप की कई स्थित संस्थाओं में सत्याकांड को लेकर अंग्रेजी सरकार की निंदा की और उन्होंने अंग्रेजी सरकार को दोषी ठहराने के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए वे विचारपूर्ण और साहसपूर्ण थे, जिससे अंग्रेज भी उनसे काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। जहाँ तक आंदोलन में बात है, तो सरोजिनी नायडू ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे विभिन्न नगरों में जा जाकर इन आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करती थी। महात्मा गांधी के संदेशों को नगर के प्रत्येक गांव, कस्बे, शहर में पहुंचाया करती थी, जिसके कारण आंदोलन काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा। इनकी ओजस्वी वाणी से काफ़ी लोग प्रभावित हुए और वो अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। कई बार इस आंदोलन के दौरान कई बार वे जेल भी गईं और उन्हें काफ़ी कठोर सज़ा भी दी गई, परंतु वे जेल से निकलने के बाद पुनः अपनी राजनीतिक गतिविधियों में लग जाती थीं। आंदोलन नहीं होने की स्थिति में राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त रचनात्मक कार्यों में भाग लेती थीं, उनमें रुचि रखती थी, जैसे ग्राम सुधार, नशा मुक्ति केंद्र, नारियों की स्थिति में सुधार के हेतु प्रयास आदि कई ऐसे कार्यक्रम थे जिस पे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और सरोजिनी नायडू को तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के क्षेत्र का राज्यपाल बनाया गया। वे विश्व की पहली महिला थी जो एक प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी, किंतु वे अधिक दिनों से इस पद पर नहीं रह सकी और 2 मार्च 1949 ईस्वी को उनका निधन हो गया।
मृत्यु के पूर्व तक उन्होंने मानवता और देश की सेवा की। उनकी देशभक्ति, त्याग और जश्न मानने के लिए सदा उनको याद किया जाएगा। जहाँ तक सरोजिनी नायडू के बारे में बात की जाए तो वे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने राजनीति के साथ साथ साहित्य में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो सफल गृहिणी भी रहीं, एक सफल प्रशासिका भी रहीं। उनकी जीवन विविधतापूर्ण थी। वे एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम रखती थी, अर्थात वो एक अच्छी प्रशासिका भी हुई और एक अच्छी कवयित्री के रूप में भी जानी गई। उनकी ओजस्वी वाणी के कारण उन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी संज्ञा दी गई। तो छात्रों, ये थी हमारी सरोजिनी नायडू, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी संक्षेप में जाना। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।